एक ऐसा चैप्टर जो कि पूरा का पूरा चैप्टर ही द चैप्टर ऑफ डेफिनेशंस है? ये कौन सा चैप्टर है? द चैप्टर ऑफ डेफिनेशंस। हाँ, एक्चुअली में वैसे तो केमिस्ट्री में हर चैप्टर ही डेफिनेशन का होता है, ठीक है। अब आप थर्मोडायनेमिक्स की बात कर लो तो हीट, वर्क, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये वो इतनी सारी डेफिनेशन, पर वो तो इतने सारे टाइम में इतनी डेफिनेशन आई। अब एक छोटे से टाइम में, 1-1.5 घंटे के टाइम में आपको मनमान डेफिनेशंस मिलने वाली है, क्योंकि अब जो चैप्टर शुरू होने वाला है उसका नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। कौन सा केमिस्ट्री? थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, चलो तो थर्मोकेमिस्ट्री का भी जादू देख लेते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि थर्मोकेमिस्ट्री अपने को डेल्टा एच के बारे में क्या बताता है। मेन एम यहाँ पे क्या है, फोकस हमेशा रखना कि डेल्टा एच की ही मैं बात करूंगा, है ना। अब देखो, सो thermochemistry deals with the energy changes involved in chemical reaction. There are 3 type of reaction based on energy. Heat transfer या energy के बेसिस पे 3 टाइप के रिएक्शन होता है, ठीक है। तो अपन टाइप ऑफ रिएक्शंस देख लेते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शंस 3 तरह के आपको होता है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, और एक और तरीका हो सकता है जिसमें कोई हीट इवॉल्व ना हो। अब हमको पता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें की हीट इवॉल्व ना हो वो सेंस बनाता है, क्योंकि एंट्रोपी जो है बीच में आ जाएगी और नेचर को बोलेगी कि भैया ये वाला रिएक्शन तुमको कराना है, ठीक है। तो देखो, पहला देख लेते हैं अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये अपन पीरियोडिक टेबल के जमाने से देखते हुए आ रहे हैं। अब इसको अपन थोड़ा सा और एक बार फिर से फटाफट मैं आगे बढ़ूंगा इसमें, क्योंकि हमको कम टाइम में ज्यादा कवर करना है और ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो जिसमें हीट रिलीज होती है, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कंबस्टन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड और बेस मिले एक सॉल्ट बना दिया, पूरा इसके ऊपर एक चैप्टर होता है आयनिक इक्विलिब्रियम, वो देखेंगे, ठीक है। कंबस्टन रिएक्शन ये अपन कब से करते हुए आ रहे हैं, मोल कंसेप्ट में। कभी मीथेन को जला दिया, कभी इथेन को जला दिया, कभी इसको कभी उसको। स्लेकिंग ऑफ लाइम, ये एक पर्टिकुलर केस हो गया जहां पे हम लाइम का रिएक्शन करवाते हैं, तो वो हमारा एक और केस हो गया, ठीक है। तो ये तो एक हो गया। अगला क्या देख लेते हैं? अगला देख लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या है कि दीज आर द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। इसका एग्जांपल है डीकंपोजिशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है? डीकंपोजिशन का मतलब होता है, मेरे को मान लो CaCO3 को CaO प्लस CO2 में जोड़ना है। अब मेरे को इसको CaO और CO2 में जोड़ना है, तो मेरे को कुछ हीट देनी पड़ेगी। बहुत सिंपल सी बात है, तोड़ना पड़ेगा, बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। तो ये वो है। कुछ एक एग्जांपल होते हैं किसके? कुछ एक एग्जांपल होते हैं थर्मोन्यूट्रल रिएक्शंस के। थर्मोन्यूट्रल रिएक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें की हीट ना तो एब्जॉर्ब हो रही है ना रिलीज हो रही है, जैसे कि ये हाफ H2 प्लस एक्वस H प्लस ये। क्योंकि वो इसका रीजन अपन आगे देखेंगे, तो इसमें डेल्टा H नॉट को भी मैं आगे दिखाऊंगा भी आपको। नेक्स्ट जो है वो आपको वैसे पता है कि जब भी स्टैंडर्ड स्टेट्स आती है तो मैं एक ऊपर से एक बिंदी लगा देता हूं, जिसको मैं फिर डेल्टा H एट स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। AgClO2 को जब मैं ऐसे तोड़ता हूं तो ये वाला जो रिएक्शन होता है ये भी थर्मोन्यूट्रल रिएक्शन होता है, क्योंकि डेल्टा H0 इज इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है। बस इतना सा है, 3 तरह के रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्या देख लेते हैं कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ये हमको ऑलरेडी पता है कि डेल्टा H पॉजिटिव हुआ तो एंडोथर्मिक, और डेल्टा H अगर नेगेटिव हुआ तो एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो ये भी हमको बात पता है। आगे अब थर्मोकेमिकल इक्वेशन, अपन इतनी देर से बहुत सारी इक्वेशंस यूज कर रहे हैं, मैंने अभी तक कभी आपको एक बहुत प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं दी। स्टोइचियोमेट्री में हमने एक बैलेंस इक्वेशन को देखा था। अब उस सब इक्वेशंस के लिए जो सबसे बढ़िया और हमारे को सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाली इक्वेशन होती है वो कहलाती है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन में क्या ऐसी खास बात है कि ये हमको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रही है? तो सबसे ज्यादा खास बात है ये देखो, ये एक ऐसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि फिजिकल स्टेट अलोंग विद एलियोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑल द रिएक्टेंट कंपोनेंट्स एज वेल एज हीट इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन आर गिवन। बात समझ में आई? हमको सब तो बता दिया। पहली बात तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। वी डोंट लव एनीथिंग एज मच एज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। मोल्स, मास, सब कुछ हम फटाफट निकाल सकते हैं अगर हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। फिजिकल स्टेट भी हमको दी है। अभी ये जब मैं आपको आगे बताऊंगा ना
कि फिजिकल स्टेट से क्या क्या लोचा होता है डेल्टा एच कैलकुलेट करने में, तब आप इसको अप्रिशिएट करोगे, है ना। एलोट्रॉपिक फॉर्म भी दिया है, जैसे कार्बन है तो कार्बन भाई ग्रेफाइट में है कि कार्बन भाई डायमंड में है, ये ग्रेफाइट और ये डायमंड, ठीक है। सो कार्बन ग्रेफाइट में है कि कार्बन डायमंड में, ये उसके दो एलोट्रॉपिक फॉर्म है, ग्रेफाइट और डायमंड, है ना। और हीट इन्वॉल्व इन रिएक्शन भी गिवन है, जैसे कि आपको ये रिएक्शन दिया, रिएक्शन क्या है कि एल्कोहल इथेनॉल प्लस 3O2, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है पहली बात तो, ठीक है। क्या है ये एक बैलेंस इक्वेशन, यहाँ पे कुछ भी अनबैलेंस नहीं है, चेक कर लो, 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, ठीक है। ऑक्सीजन भी बैलेंस है, 6 ऑक्सीजन इधर हैं, 6 यहाँ, 1 यहाँ, 7, 4 ये और 3 ये, 7, तो सब कुछ बैलेंस है, ठीक है। आप इजीली चेक कर सकते हो। दूसरी बात, हमको सबकी फिजिकल स्टेट दी हुई है, ठीक है। इथेनॉल लिक्विड है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में है, H2O लिक्विड स्टेट में है। और हमको क्या दिया हुआ है, हमको इसका डेल्टा H0 भी दिया हुआ है, -1367 किलो जूल पर मोल। मतलब जब मैंने इथेनॉल को जलाया, मतलब जब मैंने उसका कंबस्टन कराया, तो इतनी हीट इवॉल्व हुई, कितनी हीट इवॉल्व हुई, -1367 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहलाएगी, क्योंकि इसमें हमको बैलेंस्ड रिएक्शन है, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है, फिजिकल स्टेट्स है, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री में सबसे बढ़िया चीज यही है कि आपको मैं जो भी एंथैल्पी बोलूंगा, अगर आपने उसकी डेफिनेशन को सही ढंग से समझ लिया तो ऑलमोस्ट 90% काम आपका सही हो गया। फिर तो आपको एक स्टैंडर्ड सा कैलकुलेशन का प्रोसेस होता है, वो करना होता है, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की क्या डेफिनेशन है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन हमको बताती है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन मोलर क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंसेस reacts completely in amounts represented by chemical equation, all components being maintained at same pressure and same temperature condition। बहुत बड़ी डेफिनेशन हो गई हो। अब इसमें अपन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं भाई, जो हमको ध्यान रखना है। पहली बात तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तभी मानेंगे जब 1 मोल क्वांटिटी रिएक्ट कर रही है। तो पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन 1 मोल क्वांटिटी, ठीक है भाई। पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में, मतलब डेफिनेशन में पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने निकाल ली, ठीक है। कंप्लीटली रिएक्ट होना चाहिए। ये जो है, जो भी, जैसे मान लो कि मेरा CH4 + 2O2 गिविंग CO2 + 2H2O, मेरी ये रिएक्शन है, तो कंप्लीट रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है। आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे परसेंटेज यील्ड वगैरह का लोचा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑल कंपोनेंट्स बीइंग मेंटेन्ड एट सेम प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर होना चाहिए। ये हम कब से देखते जा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन जनरली सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर पे होती है ना। तो इसका जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो H2 गैस + Cl2 गैस गिविंग 2HCl गैस, डेल्टा H इज इक्वल टू -183.92, ठीक है। तो इस डेल्टा H को मैं क्या लिख सकता हूं, इस डेल्टा H को मैं लिख सकता हूं डेल्टा, ये R किसके लिए, ये डिनोट करने के लिए कि ये कौन सी वाली डेल्टा H है, ये वो वाली डेल्टा H है जो रिएक्शन की हीट को बता रही है। अब ये जो है, ये वाला डेल्टा H, ये सब के लिए एक सबसे बड़ा सेट है, मतलब ये एक यूनिवर्सल सेट है। सारी एंथैल्पीज को हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो बोल ही सकते हैं, बात समझ आई, उनको हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो बोल ही सकते हैं। फिर टाइप ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम उनको स्पेशल नाम देना शुरू करेंगे। मतलब हर एंथैल्पी ऑलमोस्ट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं। तो जब 1 मोल ऑफ गैसियस हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है कंप्लीटली विद 1 मोल ऑफ गैसियस क्लोरीन, इतनी हीट इवॉल्व्ड है। हमको कैसे पता चला, क्योंकि डेल्टा H इज माइनस ऑफ समथिंग था, तो मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट इवॉल्व्ड, है ना। अब तो ये आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ हमारे अभी तक की, जो हमने अभी तक पढ़ा है, और थर्मोकेमिस्ट्री में हम जो आगे पढ़ेंगे उसके लिए भी। डेल्टा HR मतलब हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स की गिवन जो आपको डेटा दे रखा होगा माइनस रिएक्टेंट्स का हीट ऑफ फॉर्मेशन वगैरह जो भी है,
ये हम आगे और अच्छे से देखेंगे। तो ये फॉर्मूला अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हर रिएक्शन में ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसे इसमें मैं क्या बोलूंगा कि इसमें जो मेरा हीट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, मेरा रिएक्शन था ये, ठीक है। तो हमेशा मैं हीट ऑफ रिएक्शन की बात करता हूं मोलर की टर्म्स में। मैंने हीट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन की थी कि मोलर क्वांटिटी। तो अब मेरे को इस रिएक्शन की जहां पे 2 मोल HCl बन रहा है उसकी हीट निकालनी है। तो मेरे पास ये डेटा है HM ऑफ HCl गैस, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस ये डेटा मेरे पास है 1 से मल्टीप्लाई किया, और ये डेटा मेरे पास है 1 से मल्टीप्लाई किया। तो ये तो जो है ये हो गया प्रोडक्ट साइड, और ये जो है ये हो गया रिएक्टेंट साइड, ठीक है। तो प्रोडक्ट साइड माइनस रिएक्टेंट साइड, इस तरह से हम एंथैल्पीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब HM जो है वो मोलर एंथैल्पी है, पर मोल की एंथैल्पी है ना। आगे नेक्स्ट है कि भाई ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, व्हाट अफेक्ट्स यू मिस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। भैया ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कौन कौन अफेक्ट कर रहा है, किस किस का फर्क ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पे किस किस चीज का फर्क पड़ रहा है। बहुत सिंपल सी चीजों का फर्क पड़ता है, बहुत इंट्यूटिव चीजों का फर्क पड़ता है। पहली चीज हो गई कि फिजिकल स्टेट क्या है। अब आपको तो पता ही है कि डेल्टा एच ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। बहुत सिंपल है, गैस होगा तो अलग डायनामिक्स चलेगी, लिक्विड होगा तो अलग डायनामिक्स चलेगी, और सॉलिड होगा तो कुछ अलग ही हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि इन सब में पार्टिकल्स की एनर्जी अलग अलग है, बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग है, तो एंथैल्पी इन सब चीजों पे डिपेंड करती है। इसीलिए जो रिएक्शन की एंथैल्पी है ये डिपेंड करेगी कि हम सॉलिड बना रहे हैं, लिक्विड बना रहे हैं, गैस बना रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैं अगर बताऊं कि जब हम पानी बनाते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, तो वो लिक्विड बन रहा है कि गैस बन रहा है, इस पे डेल्टा आर एच मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। कैसे? तो H2 गैस प्लस O2 गैस जब मैंने लिक्विड बनाया तो मेरा डेल्टा H हो गया माइनस 285.83 किलो जूल। कितना हो गया? इतना हो गया। पर जब मैं गैस बना रहा हूं तो मेरा डेल्टा H उससे थोड़ा सा कम आया, मतलब उसका मैग्नीट्यूड उससे थोड़ा सा कम आया, मतलब कम हीट रिलीज हुई जब मैंने गैसियस प्रोडक्ट बनाया। अब ये भी आपको समझ में आ रहा है कि यार जब मैं गैसियस प्रोडक्ट बनाऊंगा तो उनमें खुद में एनर्जी होगी। जब मैंने गैसियस वाटर बनाया तो उसके खुद के पार्टिकल्स में भी एनर्जी होगी बहुत सारी, तो वो कम हीट रिलीज करेगा एज कंपेयर टू लिक्विड, क्योंकि मैंने लिक्विड में उनसे गैसियस मॉलिक्यूल से भी उनकी थोड़ी सी एनर्जी लेके हीट की तरह से रिजेक्ट कर दी जब मैंने लिक्विड बनाया। तो इसीलिए उसमें डेल्टा एच ज्यादा नेगेटिव आ रहा है ना। आगे चलते हैं अपन। अब क्या है? दूसरा है कि क्वांटिटीज ऑफ रिएक्शन, मतलब क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स, जो भी रिएक्शन कंपोनेंट्स हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन है। इसका सिंपल सा सेंस है कि अब मान लो कि मैंने भैया CH4 को जलाया, ठीक है। अब मैं एक CH4 लूंगा तो हीट कम रिलीज होगी, 2 CH4 लूंगा तो हीट ज्यादा रिलीज होगी। कॉमन एवरीडे एक्सपीरियंस है, इसको तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा, ये तो आप खुद ही समझ सकते हो, ठीक है। तो दूसरा हो गया क्वांटिटीज ऑफ रिएक्शन। तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया कि एलोट्रोपिक फॉर्म्स। अब ये भी एक छोटा सा इंपॉर्टेंट है, वापिस से इसकी क्या डिपेंड कर रहे हैं कि अलग अलग इलेक्ट्रोपिक फॉर्म में द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और ऑब्जॉर्ब्ड फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम सब्सटेंस आर डिफरेंट। ऐसा क्यों है? इसके लिए आप इमेजिन करो, हमको कार्बन के केस में डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा सा पता है। जो डायमंड है वो एक 3D स्ट्रक्चर होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, है ना। ग्रेफाइट होता है उसमें एक लेयर दूसरे के ऊपर स्लिप हो सकती है, मतलब बॉन्ड्स कंपैरेटिवली वीकर हैं ग्रेफाइट के केस में एज कंपेयर टू कार्बन। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कार्बन डायमंड को मैंने O2 के साथ मिलाया तो उसका डेल्टा एच कुछ आएगा, और अगर मैं उसको ग्रेफाइट को कंबस्टन करूंगा, मतलब ग्रेफाइट को जलाऊंगा, तो कुछ डेल्टा एच अलग आएगा। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, पर फिर भी डिफरेंस है तो सही। इसका मतलब एलोट्रोपिक फॉर्म पे भी डिपेंड करता है। जहां पे भी मैं बॉन्ड्स के स्ट्रक्चर या फिजिकल स्टेट इनको वेरी कर दूंगा तो फिर वहां पे डेल्टा एच का वेरी होना स्वाभाविक है ना। चलो चौथा, टेम्परेचर। अरे टेम्परेचर पे तो ऑलमोस्ट सब कुछ वेरी करता है यार,
हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पे। अब कुछ तो ऐसे सब्सटेंस है जो कम टेम्परेचर पे रिएक्ट ही नहीं होते, तो उनका डेल्टा एच तो हमको उनको टेम्परेचर देके एनर्जी देनी ही पड़ेगी रिएक्ट करवाने के लिए। तो ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। 298 केल्विन पे कराऊंगा तो मान लो x आया, और अगर उसी को मैं 373 केल्विन पे कराऊंगा तो y आ जाएगा, पर अलग अलग आएगा क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंस होती है डेल्टा एच की। ये टेम्परेचर डिपेंडेंस तो आपको आती है ऑलरेडी, ये तो मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा ही चुका हूं। अरे रिएक्शन एंथैल्पी की टेम्परेचर डिपेंडेंस इन भाई साहब ने दी थी। कौन भाई साहब? ये भाई साहब किरचॉफ भैया ने, ठीक है। किरचॉफ भैया का फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किरचॉफ जी ने बोला था कि भाई अगर आपको H निकालनी हो, H टेम्परेचर 2 माइनस टेम्परेचर 1, इनका डिफरेंस निकालना हो, तो ये जो है ये क्वांटिटी मेजर है, इसमें आप Cp प्रोडक्ट माइनस Cp रिएक्टेंट कर देना इंटू T2 माइनस T1 कर देना। अगर हमने अज्यूम किया है कि Cp खुद टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो ये डेल्टा H के लिए हो गया। सिमिलरली उन्होंने डेल्टा U के लिए भी हमको एनालॉजी से हमने ये निकाल लिया कि हम डेल्टा U में Cp को Cv से रिप्लेस कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला आप थोड़ी देर निहार लो, एक बार फिर से रिवाइज कर लो, तब तक फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। तो अब क्या हुआ, ये एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन सारी दुनिया में लोग अलग अलग अपना देने लगे। अमेरिका में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया, इंडिया में थे, फिर कहीं स्विट्जरलैंड में थे, यहाँ थे वहां थे। अब एक प्रॉब्लम हो गई कि सब लोग पता नहीं कौन से टेम्परेचर प्रेशर पे अपना डेटा दे रहे थे। अब आपने तो ये देख लिया कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि भाई एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या आएगा। तो फिर फाइनली क्या हुआ कि सब साइंटिस्ट साथ में बैठे और उन्होंने बोला कि देखो एक स्टैंडर्ड स्टेट अपन बना लेते हैं, तो उससे जो डेटा आएगा वो मीनिंगफुल आएगा। हम एक दो कंपाउंड की आपस में एंथैल्पीज को कंपेयर कर पाएंगे। इसलिए जन्म हुआ इसका, किसका भाई? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का। क्या होता है ये? द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन व्हेन ऑल द पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेस आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। जब सबके सब अपनी अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स में हैं, तो वो जो एंथैल्पी कहलाएगी वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। बस इसका इतना सही है कि हम डेटा को इजीली एक दूसरे से कंपेयर कर पाए जो अलग अलग जगह से आ रहा है, ताकि हमारा जो कंपैरिजन है वो इजियर हो जाए। तो बस हमने इसको देख लिया। अब स्टैंडर्ड स्टेट हमको डिफाइन करनी है किसी भी सब्सटेंस की, एक टेम्परेचर पे कहलाती है एक बार। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ लिक्विड इथेनॉल 298 केल्विन पे, प्योर लिक्विड इथेनॉल एट 1 बार। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सॉलिड आयरन एट 500 केल्विन, प्योर आयरन एट 1 बार। यूजुअली डेटा आर टेकन एट 298 केल्विन। तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। 1 बार ये तो स्टैंडर्ड के लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी है, और टेम्परेचर को भी स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम 298 केल्विन ले लेते हैं, जो कि रूम टेम्परेचर भी कहलाता है। तो 1 बार 298 केल्विन पे अगर आपको कुछ भी दिखे तो वो आप कह देना कि भैया ये स्टैंडर्ड एंथैल्पीज की बात कर रहे हैं, मजा आ गया, है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो जो स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं उसको हम कैसे करते हैं? एक बिंदी लगा देते हैं, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोल ही दिया था, डेल्टा एच। इसको स्टैंडर्ड बनाना है तो क्या करो, इसके ऊपर एक बिंदी लगा दो। नेक्स्ट जो है, हर एक फील्ड को कोई ना कोई लॉज गवर्न कर रहे होते हैं। मोशन को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मैक्रोस्कोपिक मोशंस को फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जो भी आपने पढ़ा है फिजिक्स में। सिमिलरली थर्मोकेमिस्ट्री को गवर्न करने वाले दुनिया के दो सबसे ऑब्वियस लॉज हैं। पहला लॉ क्या है? पहला लॉ हमको दिया था लेवोइजियर एंड लैपलेस ने। ये लैपलेस अगर आप मैथमेटिक्स में देखोगे तो ये बड़ा ही एक इन्होंने लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन दिया था, खतरनाक सा, भारी सा। पर केमिस्ट्री का जो लॉ है वो बड़ा ही सिंपल है। A प्लस बी गिविंग C प्लस डी। तो ये अगर इसकी हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा H आई तो C प्लस डी गिविंग A प्लस बी, इसकी हीट ऑफ रिएक्शन माइनस डेल्टा H आएगी। बस इतना सा, इसमें समझाने जैसा भी कुछ नहीं है। इस लॉ की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि इस लॉ के पहले अगर आपने मान लो कोई भी एक रिएक्शन करवाया, फिर उस रिएक्शन का अपोजिट आपने करवा दिया, तो हमेशा कंफ्यूजन रहता था कि यार इसका मैं डेल्टा H क्या लिखूं। जैसे कि अगर CH4 प्लस 2O2, मैं पूरे चैप्टर को एक ही रिएक्शन में निकाल दूंगा, गिविंग CO2 प्लस 2H2O। इसकी मान लो, ये मेरे को इसका डेटा याद नहीं है तो मैं भी आपको एकदम रैंडम डेटा बोल रहा हूँ। चलो अपन एक्स ले लेते हैं। एक्स हमेशा जान बचा लेता है, मैथ्स में मार देता है, केमिस्ट्री में बचा लेता है। अब मैंने रिएक्शन लिखी CO2 प्लस 2H2O गिविंग CH4 प्लस 2O2। तो ये क्या हो जाएगा? इसकी रिएक्शन की एंथैल्पी हो जाएगी
डेल्टा एच, मतलब इसकी हो जाएगी x और इसकी हो जाएगी माइनस x। बस इतना सिंपल सा लॉ है। तो कभी भी आपको रिएक्शन को उल्टा करके लिखने की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको बहुत फ्रीक्वेंटली पढ़ने वाली है इस चैप्टर में, नहीं आगे भी उसके एप्लीकेशन देखेंगे। तो आप क्या करो, से उनकी जो भी उनकी एनर्जी है उसको माइनस साइन के साथ कर दो, अगर आपने उल्टा किया है तो आपका काम हो जाएगा। तो जो दूसरा लॉ है जो कि बहुत फेमस है वो है हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हीट चेंज ऑफ अ प्रोसेस इज द सेम वेदर द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन एक स्टेप और सेवरल स्टेप्स। इट फॉलोज फ्रॉम दिस लॉ दैट द थर्मोकेमिकल इक्वेशन मे बी ट्रीटेड लाइक अलजेब्रिक इक्वेशंस। ये लॉ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या बोला कि जैसे मान लो आपका रिएक्शन हो रहा है ए से बी, ठीक है, अब या तो ये वन स्टेप रिएक्शन हो जाए या फिर पहले ए से सी बन रहा है, सी से बी बन रहा है। इन दोनों प्रोसेस में जो डेल्टा एच आया मान लो वो बराबर है पी के बराबर है, पी थोड़ा सा गंदा हो गया पी, ठीक है। तो ये वाले में जो डेल्टा एच आएगा वो भी बराबर आएगा पी के। बस ये हेसेस लॉ है, इतना सिंपल। रिएक्शन आप एक स्टेप में कराओ या बहुत सारी स्टेप में कराओ, इनिशियल प्रोडक्ट, इनिशियल रिएक्टेंट, फाइनल प्रोडक्ट, अगर ये दोनों सेम है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर सेम है, तो डेल्टा एच सेम आने वाला है, नो मैटर व्हाट। तो आंखें बंद करके भी आप हेसेस लॉ को लगा सकते हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली बार 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 प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं। इसकी एप्लीकेशन हम जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे देखेंगे, है ना। तो हेसेस लॉ हेल्पफुल है कैलकुलेटिंग दोज हीट चेंजेस जिसको कि हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं कर सकते। जैसे मान लो कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है ए से बी, पर ये जिन कंडीशंस में हो रहा है या फिर इसकी एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए हमको जिस कंडीशंस की जरूरत है हम वो कंडीशंस नहीं बना पा रहे, भैया हाथ खड़े कर दिए। पर हमको क्या बताया कि एक काम करते हैं, पहले ए से सी चले जाते हैं, सी से बी चले जाते हैं, फिर इस वाले में हमको ए से सी के भी बारे में पता है, सी से बी के बारे में भी पता है और हम इनको करा भी सकते हैं। तो मैं ए से बी का डेटा जनरेट कर सकता हूं विदाउट एक्चुअली डूइंग ए टू बी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट बात है। तो ये आपको ये हेसेस लॉ याद रखना है बेधड़क। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप एक रिएक्शन को अलग अलग स्टेप्स में ले जा सकते हो, बस ये याद रखना कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये सेम होने चाहिए। ये बदल दिया आपने तो फिर हेसेस लॉ नहीं लगेगा, है ना। अब हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब हम स्पेसिफिक केसेस में जा रहे हैं। पहला स्पेसिफिक केस है ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। आगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, निकालना तो इसको बहुत ही इजी है, सिर्फ इसकी डेफिनेशन में इसका सारा राज छुपा है। डेफिनेशन जो बोलती है आपको वो फॉलो करते जाना है। डेफिनेशन बोलती है द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। 1 मोल बनेगा तभी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 1 मोल वापस लिख लेते हैं, डेल्टा एच एफ के लिए 1 मोल बनना चाहिए, एलिमेंट से बनना चाहिए, ठीक है, रेफरेंस स्टेट से बनना चाहिए। यहां पे लिखा है फ्रॉम देयर रेफरेंस स्टेट्स इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सो रेफरेंस स्टेट से बनना चाहिए है। तो 3 इंपॉर्टेंट बात हो गई। 1 मोल बनेगा तो ही मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा, एलिमेंट से बनेगा तो कहलाएगा, और एलिमेंट्स भी अपनी रेफरेंस स्टेट में होने चाहिए हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि सर रेफरेंस स्टेट क्या है, तो सर बता देंगे रेफरेंस स्टेट क्या है। रेफरेंस स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज इट्स मोस्ट स्टेबल स्टेट एट 25 डिग्री सेल्सियस है ये, एंड 1 बार प्रेशर। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस 1 बार प्रेशर पे। 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन, 1 बार प्रेशर आपको समझ में आता ही है। रूम टेम्परेचर हो गया 298 केल्विन, है ना। फॉर एग्जांपल डाई हाइड्रोजन का रेफरेंस स्टेट है H2, डाई ऑक्सीजन का है O2, कार्बन का है ग्रेफाइट और सल्फर का है सल्फर ब्रोमिक। ये आपको याद करना पड़ेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम इतने सारे रिएक्शन लिखेंगे, इतनी बार लिखेंगे कि आपको ओवर टाइम ये याद होता जाएगा, है ना। कार्बन का इसमें इनफैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, कार्बन के ही ज्यादातर क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, तो कार्बन का होता है ग्रेफाइट, है ना। आगे बढ़ते हैं।
तो जैसे ये है H2 प्लस O2 गिविंग H2O, ये वाला मैं कह सकता हूं कि ये जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, क्योंकि H2 का रेफरेंस स्टेट खुद H2 होता है, O2 का O2 होता है और पानी का H2O लिक्विड होता है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही मोल बनाया है, इसलिए ये कहलाने लायक है डेल्टा HF। सिमिलरली ग्रेफाइट से मैंने CH4 बनाया 1 मोल, तो ये भी कहलाने लायक है डेल्टा HF। सिमिलरली अगर मैंने ग्रेफाइट हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के C2H5OH बनाया, मतलब इथेनॉल बनाया, तो ये भी कहलाने लायक है डेल्टा HF। तो ये सब हमारे पैरामीटर्स पे खरे उतर रहे हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि हमारे पैरामीटर्स पे खरे नहीं उतरते, जैसे कि ये। अब ये भाई साहब आए, अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि बना तो 1 मोल CaCO3, तो आपको लालच आएगा कि मैं इसको डेल्टा HF लिख दूं, पर आप लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते भाई, ऐसा क्या हो गया? अरे यार, अगर ये कैल्शियम सॉलिड प्लस कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 से मिलके बनता तो मैं इसको डेल्टा HF लिख पाता, पर ये मिलके बना है कैल्शियम ऑक्साइड से और कार्बन डाइऑक्साइड से, तो मैं इसको डेल्टा HF कैसे लिख दूं? मेरी रेफरेंस स्टेट में एलिमेंटल फॉर्म से तो ये बना ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको झांसा दे सकता है कोई भी, तो ये याद रखने की चीज है ना। अपन सिमिलरली आगे बढ़ जाते हैं। H2 और वाह वाह वाह, रेफरेंस स्टेट। अब हम रेफरेंस स्टेट को चेक करेंगे, अभी हमारे साथ धोखा हुआ है। Br2 लिक्विड, रेफरेंस स्टेट, और रेफरेंस स्टेट मजा आ गया। 2HBr गैस, 2HBr में कुछ पंगा लग रहा है मुझे। 2HBr में क्या पंगा है? हाँ भैया, एक ही मोल बनना चाहिए। 1 मोल इज द प्री रिक्विजिट कंडीशन फॉर डेल्टा HF, ठीक है। तो ये अभी सिर्फ डेल्टा HF नहीं कहलाएगी, ये अभी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाने लायक ही है। इसको अगर मेरे को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बनाना है तो मैं ये कर सकता हूं, क्या मैं 2 से डिवाइड कर दूं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो कि मेरे को ये दिया है, तो मेरा काम हो जाएगा। तो मेरी डेल्टा HF कितनी हो गई? सो दिस इंप्लाइज डेल्टा ठीक है, बस काम हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरह से आप कर सकते हो, है ना। चलो आगे। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि सारे एलिमेंट्स के लिए उनके स्टैंडर्ड स्टेट में डेल्टा HF नॉट 0 होता है। मतलब कार्बन ग्रेफाइट का जो है डेल्टा HF नॉट 0 होगा, उसको आप 0 अज्यूम कर सकते हो। N2 के लिए 0 होगा, H2 के लिए 0 होगा, है ना। तो आप इनको 0 अज्यूम कर सकते हो अगर वो उसके स्टैंडर्ड स्टेट में, रेफरेंस स्टेट में है तो। बस यही एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। सारे आयंस के लिए रेफरेंस स्टेट हम किसको बना लेते हैं? H+ आयन बना लेते हैं। मतलब देखो यहाँ पे सब पोटेंशियल एनर्जी वगैरह में हमने क्या किया था कि इन्फिनिटी पे एनर्जी 0 है, ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या बोल दिया कि H+ के लिए डेल्टा HF 0 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मान लो मेरे को O- के लिए निकालना है, तो मैं उसको किसके कंपैरिजन में निकालूंगा? जब मैं O- की डेल्टा HF को मान लो मैं लिख रहा हूं कि -25 समथिंग समथिंग किसी यूनिट में, तो मेरा मतलब ये होगा कि H+ के कंपैरिजन में इतनी एनर्जी रिलीज हुई। बात समझ में आ रही है आपको? तो एक रेफरेंस स्टेट बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो हमने आयंस के केस में H+ को रेफरेंस स्टेट बना लिया। सिमिलरली एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन में भी सेम डेफिनेशन आने वाली है, ठीक है। क्या डेफिनेशन आने वाली है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज पर मोल, जब 1 मोल को मैं जला रहा हूं ऑफ अ सब्सटेंस when it undergoes combustion and all the reactants and products being in their standard states at a specified temperature। बस सिंपल सी डेफिनेशन। पुराने में अब हम सारे इसके वर्ड सीख चुके हैं, यहाँ पे हमारे कुछ भी नया नहीं है। तो एग्जांपल जैसे कि मीथेन की बात करूं, मैं कब से मीथेन की ही बात कर रहा हूं, तो अभी उसी की बात को कंटिन्यू रखते हैं। तो वो कितनी हो जाएगी? 298.15 केल्विन पे। जनरली हम इसको 298 केल्विन मान के काम चला लेते हैं, है ना। तो वो हो जाएगी इतनी। मतलब अगर आपने मीथेन को जलाया तो आपकी -890.36 किलो जूल पर मोल जितनी, मतलब 890.36 किलो जूल पर मोल जितनी एनर्जी रिलीज होगी 1 मोल मीथेन को जलाने पे, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये वाले रिएक्शन की बात हो रही है, बहुत देर से अपन लिख रहे हैं। प्रोडक्ट मैंने उसकी रेफरेंस स्टेट में बनाया है, तब जाके मैंने यहाँ पे ये डेटा लिखा है।
अगर यहाँ पे ये गैसियस स्टेट में बनता तो बात कुछ और होती, फिर मैं -890.36 किलो जूल पर मोल नहीं लिख सकता था, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने की। तो CH4 + 2O2 जो भी चलता जा रहा है ये, है ना। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन दिस, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसे लिखने में देखो, मैंने इसके अंदर जब मैंने ऐसे लिखा तो मैंने सारी की सारी डेफिनेशन इसमें इनकॉर्पोरेट कर ली। CH4 जो कि गैसियस स्टेट में था 298.15 केल्विन पे, वो हो गया -890.36 किलो जूल पर मोल जितनी एनर्जी हमने, मतलब जितनी एंथैल्पी हमने इस रिएक्शन की पाई, ठीक है। अब एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की एप्लीकेशन क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की भी वही एप्लीकेशन होती है जो कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की थी। इससे आप किसी भी रिएक्शन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो अगर रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का कंबस्शन के एंथैल्पीज का डेटा दिया है तो। जैसे कि अगर मैं बात करूं ऐसा रिएक्शन जिसमें C6H14 डिकम्पोज हो रहा है C4H8 में और C2H6 में, मतलब मेरा ये वाला रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें अब मान लो मेरे को C6H14 के कंबस्शन का डेटा दिया है, C4H8 के कंबस्शन का डेटा दिया है और C2H6 के कंबस्शन का डेटा दिया है। तो मैं कैसे इसको कैसे सॉल्व करूंगा, ये अब अपन देखते हैं। तो देखो अपने पास अभी 3 कंपाउंड है, C6H14, C4H8 और C2H6। अब C6H14, C4H8 और C2H6 से मिलके हमको क्या बनाना है? हमको ये रिएक्शन बनाना है। अब अगर मैं इनकी कंबस्टन की बात करूं, तो वो क्या हो जाएगा? कंबस्टन में पहली रिएक्शन हो जाएगी C6H14 की, जो कि मेरा रिएक्टेंट है, तो वो ये रिएक्शन होगी। इसकी अकम्पनिंग कुछ तो डेल्टा H होगा कंबस्टन का, सो डेल्टा CH, ठीक है भाई। तो ये रिएक्टेंट का हो गया। दूसरी रिएक्शन मेरे पास पहले प्रोडक्ट की है। मेरा पहला प्रोडक्ट कौन सा है? C4H8 + 6O2 गिविंग 4CO2 + 4H2O। ये क्या हो गया भाई? इसका भी एक हो जाएगा, ये प्रोडक्ट 1, इसका ये कंबस्टन रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब जो है C2H6 के लिए मैंने कंबस्टन रिएक्शन लिखा और इसका मेरे पास जो डेल्टा H आया उसको मैंने बोल दिया डेल्टा CH ऑफ प्रोडक्ट 2। अब मेरे को यहां से जो है ये वाली रिएक्शन क्रिएट करनी है, C6H14 गिविंग C4H8 प्लस C2H6, ठीक है। अब मैं ये रिएक्शन कैसे बनाऊं? मेरे को ये रिएक्शन यहां पे दिख रही है कि यार ये आ जाए रिएक्टेंट साइड में, ये आ जाए प्रोडक्ट साइड में और ये आ जाए प्रोडक्ट साइड में। इसका मतलब देखो, अगर मैंने यहां पे माइनस साइन लगाया, इसका मतलब ये वाली रिएक्शन रिवर्स हो गई। ये वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी? 4CO2 + 4H2O लिक्विड गिविंग 6O2 + C4H8, ठीक है। और अगर मैंने यहां पे भी माइनस साइन लगा दिया तो मेरा काम ही खत्म हो गया। कैसे मेरा काम खत्म हो गया? देखो यहां पे जो है 19/2 O2, ठीक है, रिएक्टेंट साइड में। जब मैंने इसमें माइनस लगाया तो 6O2 इस तरफ आ गया प्रोडक्ट साइड में, 7/2 O2 भी इस तरफ आ गया प्रोडक्ट साइड में। टोटल सम कर लो तो 6 + 7/2, इसको आप जब सम करोगे तो आपको ये आएगा 19/2, ठीक है। तो ये मेरा आया 19/2। ये मेरा अगर 19/2 आया तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि जब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको रिएक्शन 1 बोल रहा हूँ, रिएक्शन 2 बोल रहा हूँ और रिएक्शन 3 बोल रहा हूँ, तो जब मैं 1 - 2 - 3 करूंगा तो मेरे पास ये वाली रिएक्शन आ जाएगी। तो ये डेल्टा HC का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। बात समझ में आई आपको? तो बस ये है। इसको मैं अगर लिखूंगा आपके सामने, इनका जो नेट सम आएगा वो आएगा ये। बहुत बढ़िया किया साहब। C6H14 गैस गिविंग C4H8 गैस प्लस C2H6 गैस। और इसका डेल्टा H क्या आएगा? अगर मैं डेल्टा H रिएक्शन की बात करूंगा तो डेल्टा H रिएक्टेंट माइनस डेल्टा H प्रोडक्ट 1, कंबस्टन के डेल्टा H के डेटा हैं अपने पास, माइनस डेल्टा H कंबस्टन ऑफ प्रोडक्ट 2। तो ये मेरे पास डेल्टा H रिएक्शन आया। तो किसी भी, अब मैं इसको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखता हूं कि मेरे पास कुछ रिएक्टेंट्स का कंबस्टन का डेटा है, कुछ प्रोडक्ट्स का कंबस्टन का डेटा है। यहां पे मैंने क्या किया? सिग्मा, ये कौन सा सिग्मा बना दिया भाई? ये तो Z होता है। सिग्मा डेल्टा H रिएक्टेंट कंबस्टन का डेटा है ये, माइनस सिग्मा डेल्टा CH प्रोडक्ट। ये मेरा जनरलाइज्ड लॉ हो गया। तो मैं उस जनरलाइज्ड लॉ को यहां लिख दूंगा, डेल्टा H रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा H कंबस्टन
C6H14 माइनस डेल्टा H कंबशन C4H8 माइनस डेल्टा H कंबशन C2H6। इसको मैं आगे बढ़ा के लिखूंगा तो ये मेरा मेजर फॉर्मूला हो गया इस केस में। देखो अभी जब मैंने फॉर्मेशन की बात की तो मैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर रहा था, यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको क्या करना है कि भाई रिएक्टेंट को लेफ्ट में रखना है, प्रोडक्ट को राइट में रखना है। और यहाँ पे जो हमको चाहिए है, जैसे कि मेरे को चाहिए क्या था, मेरे पास C6H14 था, इसको मैं कंबशन रिएक्शन कराऊंगा तो CO2 और H2O बनेगा, ठीक है। C2H6 था, उसको मैं कंबशन रिएक्शन कराऊंगा तो भी CO2 प्लस H2 बचेगा। पर मेरे को चाहिए क्या? मेरे को तो चाहिए ये वाला। तो इसको प्रोडक्ट में लाने के लिए मैं पूरे रिएक्शन को माइनस कर दूंगा, मतलब उल्टा करके लिखूंगा, इसीलिए रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आ रहा है।